से बचा। अर्थात दुनिया के अंदर समय समय पर शैतान खड़े होते रहे, असुर खड़े होते रहे, राक्षस खड़े होते रहे। तो क्या हम उस असुर, राक्षस और शैतान की चरित्र को अच्छा मान रहे, उसकी कामना करें? तो दुनिया के अंदर जब भी शैतान खड़ा हुआ है, जब भी एक राक्षस खड़ा हुआ है, असुर खड़ा हुआ है, जब भी दुनिया उसके अत्याचार से त्रस्त हुई है, कभी रावण का नाश हुआ है, कभी कंस का नाश हुआ है। हम ये कामना नहीं कर किए कि रावण जो है आगे नहीं होगा। हम ये कहा कि अत्याचार का स्वरूप है, या अनाचार का प्रतिरूप है, ये शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न का स्वरूप है। इस लोकतंत्र के काल में, जहां दुनिया लोकतंत्र की सदी में जी रही है, आज भी विश्व के एक हिस्से में कॉलोनी है, उपनिवेशवाद है, और वह भी एक संगठित अपराधी ग्रुप का है। अभी हमारे वक्ता बीच में हमारे साथ थे, तो कहते थे कि दुनिया में एक ही देश है, हर एक देश के पास अपनी सेना होती है, परंतु दुनिया में एक ही है जिस सेना के पास अपना देश है। हर एक देश अपनी सेना रखता है, ये स्वाभाविक है। और पाकिस्तान में देश के पास सेना नहीं, सेना के पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अभी जो हम चर्चाएं कर रहे थे तरह तरह की, वहां उत्पीड़न के अत्याचार की, कोई राष्ट्र स्तर पर कोई संस्थागत वहां पर कोई देश नहीं है। एक पावर समूह है जो हथियारों से पावर्ड है, कोई 250-300 परिवारों से के बीच का समूह है जो पूरे पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, दोहन कर रहा है, उत्पीड़न। ये भूल जाए जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो उत्पीड़न है केवल पंजाबी रेस के कारण है, ऐसा नहीं है। यदि पंजाबी रेस के कारण होगी तो सराइकिस्तान की बात कहां से आती? वो तो पंजाब के अंदर की ही बात है। वही पंजाब के लोग सुन्नी मुसलमान हैं, वे अपनी पहचान जो है उर्दू में नहीं देखते हैं, क्योंकि मान कर चलते हैं कि 250-300 लोगों की भाषा, उनकी सारी कल्चर, सारी उनकी उठना बैठना, उनकी रीति रिवाज उर्दू है। हमारी तो अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, उनकी अपनी विरासत जो है वो सराइकी है, और सराइकिस्तान की मांग उठानी पड़ेगी। वो संघर्ष रहते हैं, 1-2 वर्षों से नहीं, वर्षों से संघर्ष रहते हैं सराइकिस्तान। आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर ही सराइकिस्तान की बात, तो पूरा सूबा भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष है। उनको लगता है कि एक आपराधिक समूह के द्वारा हम शासित हैं, एक कोई संस्थागत चरित्र के द्वारा नहीं, राष्ट्र के द्वारा नहीं। हम एक आपराधिक समूह जिसके पास हथियार है, जिसके पास सामर्थ्य खड़ा हो चुका है, जिसकी सामरिक हस्ती बनी है, उससे हम शासित। पाकिस्तान की हम कल्पना करते हैं, कभी चर्चा
पश्तून, वे अपने को कभी पाकिस्तानी माने ही नहीं। 47 से ही जब से पाकिस्तान बना उस समय से ही पश्तूनिस्तान की बात, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। वो अपनी विरासत, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पाकिस्तान के अंदर देख ही सकता है। इसके लिए वो हमेशा वजीरिस्तान की खोज में लगा रहा है, हमारा वजीरिस्तान का, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। वही आज बच्चों की जो बताया ना कि 1947 में तो पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता का दिवस मना रहा है, अपनी स्थापना का दिवस मना रहा है, उस दिन तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का भी नहीं था। अर्थात उसकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक उसकी प्रभुसत्ता थी। कहीं न कहीं 1947 के बाद उसकी प्रभुसत्ता का आनंद नहीं, वो गुलाम बनाया। यही हालत बलूचिस्तान, बल्तिस्तान, वे भी अपने संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अस्मिता, अपनी परंपरा, अपनी विरासत के लिए, अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब स्वतंत्र, जिस सार्वजनिक क्षेत्र की बात, जिसके विषय में आजकल प्राय समाचार आते हैं कि एक दिन आजादी का क्षेत्र स्वयं भारत के पास आएगा, हमें यही लेना है, अर्थात मीरपुर मुजफ्फराबाद, जिसको पीओके बोला जाता है। वे वर्षों से संघर्ष करते हैं। वे अपने उत्पीड़न से त्रस्त हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। आपको ताजुब होगा जानकर जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी फिलहाल चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। कम संख्या जोड़ते हैं, गिनते हैं, डाटा देखते हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं कि 25,000 से अधिक लोग, 50,000 के करीब लोग फिलिस्तीन के अंदर मार दिए गए। अरे ये तो एक छोटी संख्या है, इससे अधिक कहीं पश्तूनिस्तान में, जब पश्तूनिस्तान का संघर्ष चल रहा है, 50 अभी तक 50,000 से अधिक लोग पश्तूनिस्तान में गायब पाए गए। वहां की सेना, वहां की शासन आती है, घर में पड़े हुए पश्तून के किसी पुरुष को उठाकर ले जाती है, किसी नौजुवक को उठाकर ले जाती है। क्या अपराध है ये भी नहीं बताती है। परिवार 3 दिन 4 दिन ये प्रतीक्षा करता है कि कोई खबर मिलेगी, किसी ऑफिस से जांच होगा, किसी थाने से जांच होगा कि हमारे लड़के पर ये अभियोग लगा हुआ है। वो अभी नहीं ज्ञात होता है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन सब टूटने के बाद विभिन्न ऑफिसों में दौड़ना शुरू करते हैं, विभिन्न थाने में और जेल में देखना शुरू करते, हमारा परिवार का व्यक्ति है कहाँ, पता ही नहीं चलता है। ऐसे महीनों दिन बीत जाते हैं, महीनों दिन वर्षों में बीत जाता है, मान लेता है कि हमारा परिवार का सदस्य इस दुनिया में। ऐसे 50,000 से अधिक पश्तून पाकिस्तान में अभी तक गायब कर दिए सेना के बाद। यही संख्या बलूचिस्तान की बलूचों की। 27 वर्ष का युवक मजूर पश्तीन
इन सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए चौराहे पर खड़ा होकर कहता है कि ये जो गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, तो लाखों लाख की संख्या उसके पीछे खड़ी है। वजीरिस्तान की बड़े आश्चर्य की विषय, कोई अपने ही यदि उसका पाकिस्तान कोई एक निमित्त इकाई हो तो अपने ही परिवार के लोगों को गायब करना एक तो उन्हें लाखों लाख लोगों को गायब कर लिया गया। अभी ये अत्याचार है, ये उत्पीड़न है, जिसको बलूच कह रहा है, पश्तून कह रहा है, बलूचिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान सिंधु देश के लोग कर रहे हैं इस उत्पीड़न को, इस अत्याचार को, इस शोषण। इसी उत्पीड़न से त्रस्त होकर पाकिस्तान के भी विचारक उसकी घोषणाएं करना शुरू कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान बनाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से, इस उत्तर प्रदेश के हिस्से से, बिहार के हिस्से से, विभिन्न हिस्सों से महाजिर कहकर पाकिस्तान बनाने गए थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उनको लगा कि इस पाकिस्तान में हमारे भी एक वजूद है, एक स्थान है। और बात में लगा कि हमारी कोई वजूद ही यहाँ नहीं है, हम तो यहाँ दोनों दर्जे के नागरिक भी नहीं है, हम महाजिर के महाजिर ही रह गए। उनके प्रति, अपने प्रति, अपने उत्पीड़न को देखकर, अत्याचार को देखकर, शोषण को देखकर उनकी आवाजें निकलती में महाजिर स्थान है। एक ऐसे ही महाजिर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े चिंतक माने गए हैं, डॉक्टर असरार अहमद। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी सारे उत्पीड़न, अत्याचार, सारी चीज की व्याख्या करते हुए, आकलन करते हुए उन्होंने कर डाला है, भविष्यवाणी कर डाली ये पाकिस्तान जो है बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है, 2025 तक आ गया तो पाकिस्तान समाप्त। ये किसी भारत के चिंतक ने नहीं कहा, उसी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चिंतक माना गया उसने कहा, डॉक्टर असरार। दुनिया के लोग भी इसके ऊपर जो विचार किए जाते हैं क्या, तो रणनीतिक विषय पर लिखने पढ़ने वाले लोग भी बहुत सारे हुए। एक क्रिस्टोफर जेफरलॉट रणनीतिक विषय पर काफी लिखने पढ़ने वाले दुनिया के अंदर माने गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए नेशन विदाउट नेशनलिटी, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी कोई राष्ट्रीयता ही नहीं। उसने अपनी पुस्तक में विभिन्न चैप्टरों में व्याख्या करते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र बनता है उस राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी अस्मिता होती है, जो उसकी राष्ट्रीयता कहलाती है। तो राष्ट्र की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता उसकी राष्ट्रीयता कहलाती है। तो भारत की अपनी पहचान है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी राष्ट्रीयता है। जापान की है जापानी राष्ट्रीयता है, फ्रांस की फ्रांसीसी राष्ट्रीयता है, तुर्की की तुर्की राष्ट्रीयता है, सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग। मुस्लिम देश भी है, उनकी भी अपनी राष्ट्रीयता है, कोई तुर्की राष्ट्रीयता है तो कोई अरबी राष्ट्रीयता है, कोई राष्ट्रीयता है, सबकी अपनी राष्ट्रीयता। पर दुनिया में एक ही देश रहा जिसकी राष्ट्रीयता अपनी जमीन से नहीं है,
अपनी परंपरा से नहीं, अपनी चूंकि राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक है अपनी जमीन, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत। हम यदि आप यदि चले जाए नेपाल के अंदर, इसमें से सभी कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे। नेपाल में जाने के बाद कोई नहीं कहा जाएगा कि एक हिंदू आया है, एक मुस्लिम आया है। आगरा के एक हिंदू आया, आगरा के एक मुस्लिम आया, ये कहेगा आगरा से एक भारतीय आया है हिंदुस्तान। जी टूरिस्ट अलग व्यवसाय चीज, पहचान उसकी टूरिस्ट से नहीं होती, ये भूल जाए। व्यापार में इतना न लिख जाए, लीन हो जाए, जब अपनी पहचान को ही तो ये नहीं कहा जाएगा व्यापार करने नहीं जाएंगे ना, ये नहीं कहा जाएगा व्यापारी आया है, टूरिस्ट भी एक, यही कहा जाएगा कि भारतीय आया है। वो हिंदू मुसलमान से नहीं पहचाना है, वो एक विद्वान से नहीं पहचाना जाएगा, एक विद्वान आया, कहा जाएगा कि भारतीय विद्वान, एक भारतीय टूरिस्ट आया है, भारतीय व्यवसायी आया है, एक हिंदुस्तानी व्यवसायी। तो पाकिस्तान की पहचान क्या है? उसका तो जन्म ही इस राष्ट्र का जन्म मजहब का आधार पर, पाकिस्तान मजहब का आधार पर, उसकी राष्ट्रीयता मजहबी है। तो दुनिया में 60-70 देश इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इसी वजह से इस्लामिक नहीं, पाकिस्तान की राष्ट्रीयता जो इस्लाम की मजहब का, उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं थी, अपनी विरासत नहीं थी, अपनी वजूद जमीर नहीं, उसका कहना जबरदस्त है कि जिसकी अपनी वजूद विरासत नहीं है, संस्कृति नहीं है, जिसकी अपनी राष्ट्रीयता नहीं है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, अपने आप समाप्त। आज उसी विरासत को खोज में जो है बलूच लोग संघर्ष, पशु संघर्ष करते हैं, बाल्टी संघर्ष करते हैं, अपनी उसी विरासत की खोज, जिसकी पहचान अपनी करते हैं। ये जो आज उसी विरासत की खोज में कभी पाकिस्तान का अंग हुआ करता था, बांग्लादेश उसी विरासत की अपनी पहचान। तो ये हमें कुछ करना है, भारत को कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान एक अनैतिक संरचना है, अनैतिक संरचना बहुत दिन तक नहीं चलती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रहती, उसको समाप्त करना है, वो अपने से समाप्त। पाकिस्तान एक ऐसी, हमें जो करना है, अभी बातें आई थी कि समाज क्या क्या सकता है, समाज होने के नाते के विचार के लिए केवल वोट कर सकते, बड़ी सीमित बात है। समाज बहुत कुछ कर सकता है, समाज केवल वोट करने के मशीन नहीं, समाज विचारों को संवाद के माध्यम से फैलाओ, वे विचार उसके लिए संवाद चले, विमर्श हो, तो समाज विमर्श के लिए है, हम उस विमर्श को खड़ा करें, हम इतना कर सकते हैं। वोट देना समाज का एक पक्ष हो सकता है, विमर्श को खड़ा करना समाज का एक नैतिक चरित्र, नैतिक फल, उस विमर्श को खड़ा ये आगे हो सकता है। विमर्शों के माध्यम से ही बड़ी से बड़ी सत्ताएं उखड़ जाती हैं।
यदि रावण के अत्याचार की चर्चा नहीं चलती तो राम को जंगल जाने, जंगल की सारी अंदर कृति करने की आवश्यकता नहीं। यदि कंस के अनाचार की, दुराचार की, शोषण की यदि चर्चा नहीं चलती तो कोई कृष्ण के खड़ा होने की कोई आवश्यकता है। सबसे प्राथमिक आवश्यकता है विमर्श को व्यापक करना, फैलाना, बढ़ाना, जो समाज का नैतिक है। एक दूसरा रणनीतिकार ग्राउंडिंग कैप्टन, ये अमेरिकन बना है। इसने भी एक पुस्तक लिख डाली, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है रणनीति से, इसने बहुत सारे विश्लेषण। तो उसने एक पुस्तक लिखी द ईट ऑफ द अर्थ, कि 21वीं सदी के अंत तक जाते जाते विश्व की स्वरूप क्या होगा, उसके दिमाग में ये सोच में आया। तो लिखता है द ईट ऑफ द अर्थ, ए जर्नी ऑफ डिक्लाइन ऑफ द 21st सेंचुरी, ऐसा करके उसने उस पुस्तक के एक अध्याय में जब कल्पना करता है कि दुनिया में जो परिवर्तन होगा, भूगोल का परिवर्तन होगा, उसके अंदर दुनिया के नक्शे का परिवर्तन होगा। उस नक्शे में अफगानिस्तान तो रहेगा, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में विलीन हो जाएगा। ये कोई भारतीय नहीं, वो कोई भारतीय अपनी पीड़ा से नहीं बोला, उसने मुझे पता लगता था आज से 15 वर्ष पहले इस तरह के विश्लेषण आ जाए कि अफगानिस्तान तो रहेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में विलीन हो जाएगा, तो बड़ी अटपटा लगता, क्योंकि अफगानिस्तान की हालत जिसके पास कोई सामरिक शक्ति नहीं, रेगुलर आर्मी के नाम पर कुछ सिविलियन जो एक जिहादी प्रवृत्ति के बन गए और उनको तालिबान कह दिया गया। उनके पास किसी दूसरे देश की आर्मी की छोड़ी हुई या कुछ अनैतिक रूप से कलेक्ट किए हुए हथियार उनके पास हों, कोई बहुत अच्छे हथियार नहीं, अच्छे हथियार तो उसका उनके पास प्रशिक्षण नहीं, यदि कुछ मिल भी गए होंगे वो ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ऐसे जो है अफगानी तालिबान, जिसके पास न वायुसेना है न नेवी है, परंतु वो जिसके पास जो दुनिया में अभी गणना हुई है कि ये एटॉमिक स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, उस पर कब्जा कर ले या वो उसमें विलीन हो जाएगा भैया चाहिए। परंतु अभी महीने भर पहले, 10 दिन पहले कि ग्राहम कपलार ने जो लिखा वो अक्षरशः सत्य होता दिखाई पड़ा। इसलिए तालिबान को जिसने खड़ा किया पाकिस्तान, वो फाटा के लोग, पश्तून के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पश्तून समाज के। शुरू में उसने एक अपनी बचत के लिए और दुनिया के अंदर जो सामरिक रणनीतिक बचत से लड़ाई चल रही थी, उसमें अमेरिकी साथ देने के लिए उसने तालिबान किया। ये पश्तून लोग, वो पश्तून आबादी जो कभी अपने को डूरंड लाइन को मानी ही नहीं, एक रेखा है फाटा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन जो अंग्रेजों ने बनाया था, एक खींच दिया था अफगान युद्ध करने के बाद, उसको पश्तूनों ने माना नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो अफगानिस्तानी हैं, हम पश्तून हैं, हम वजीरिस्तानी हैं, हम इसको मानते हैं। 47 में जब पाकिस्तान भी बन गया, उसको भी उन्होंने नहीं किया। उस
उन्होंने लाइन को नहीं सिखाते। और जब ये तालिबानी लोग पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लोग अफगानिस्तान जाकर तालिबान के इस्टेब्लिशमेंट को खड़ा करने के बाद उनको लगा कि हमारा काम समाप्त हो गया, वो फिर खैबर पख्तूनख्वा में 30-40 हजार की संख्या अफगानिस्तान पर तालिबानी शासन के बाद तालिबानी संख्या खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में हो गई। थोड़े दिन के बाद लगा कि अरे हमारी पहचान, हम तो अपनी पहचान के लिए लड़ने गए थे, तो हमारी पहचान में आधा हिस्सा तो यहीं पर कहीं न कहीं बदलित है, गुलामी की जंजीर में है। इसलिए तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर आक्रमण करके उसने जो है कोई बड़ी शक्ति के साथ 50 चौकियों को नहीं किया एक रात में। ये फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए तालिबानी जो 30-40 हजार लोग कराए थे, उनको लगा ये तो हमारी पहचान है, पाकिस्तान के 50 चौकियों के एक रात में किया गया। अर्थात लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर खड़ा, ये परिवर्तन। तो इसके लिए पाकिस्तान का न होना ही हमारे कुछ करने के लिए नहीं, वो अपने उत्पीड़न, शैतानी कार्यों, अत्याचारों के कारण ही वो समाप्त हो। परंतु हम कर सकते हैं इस विमर्श को आगे इस विमर्श को आगे बढ़ाकर वे जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए, बलूचिस्तान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पश्चिमिस्तान के लिए संघर्ष अपनी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो सिंधु देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको हम एक नैतिक समर्थन दे सकते। गांव में भी कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, बलशाली रहता है, तो पड़ोस को दबाते रहता है, परंतु वो पड़ोस तब तक नहीं खड़ा जब तक उसकी चर्चा गांव में नहीं चलती कि वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है। जब इसकी चर्चा गांव में फैल जाती है, वो कमजोर पड़ोस भी खड़ा होने को उसको सामर्थ्य मिलता है। उसको लगता है कि पूरे गांव के लोगों का नैतिक समर्थन हमारे पास, इसलिए हम भी इसके साथ खड़े हो सकते हैं। ऊपर प्रदान करना है इस विमर्श को होना, उसको नैतिक समर्थन। दुनिया भी ईश्वर तब ध्यान देता है आप पड़ोस के, आप केवल अपनी पीड़ा से नहीं व्यथित हुई, दुनिया की वैश्विक मानवता की पीड़ा से व्यथित है। आप यदि इस विमर्श की चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया का नैतिक समर्थन होगा। हम इसकी कामना करें, हम जाकर अपने संसाधनों से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए नहीं, उसको दर्द उठेगा, परंतु विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक नैतिक समर्थन उसको खड़ा करना, ये हमारा है। जब इस विमर्श को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी ही रक्षा नहीं, वैश्विक मानवता की रक्षा करते हैं। और इस भाव से चिंतित नहीं होना कि जब हो जाएगा तो फिर क्या स्थिति रहेगी। अरे दुनिया बहुत अलग अलग स्वभावों के साथ जीने का वो रास्ता निकालिए। और यूरोप के 34, 35, 36 देश यदि बिना बॉर्डर थे, बॉर्डरलेस, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए बॉर्डर है, पुलिसिंग बॉर्डर है, वहां पर बॉर्डर पर वीजा और पासपोर्ट नहीं है, वो रह सकता है, वो अपने व्यापार कर सकता है। तो हम भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप बॉर्डर के साथ साथ बिना वीजा, पासपोर्ट की दूसरे की आवश्यकताओं के अनुरूप समुद्र को खड़ा,
अफ्रीकी देश अपने 54 देशों से एक अफ्रीकी यूनिटी को खड़ा करके अपना सारा काम कर सकते हैं। तो यूरोपीय संघ काम कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? अपने अपने हितों के अनुसार हम खड़ा होकर करें। हम एक दूसरे के हितों की पूर्ति वाले बने, टकराहट वाले नहीं बने। ये चिंता नहीं, विचार के विषय नहीं, कार्य क्या है, अलग अलग प्रकृतियों में रहने वाले हम सभी हैं, उसके बाद भी हमारी विविधता एकता का सूत्र बनी। हमारे तिवारी जी ने कहा कि किसी तरह के दर्शन, शायद आपने जिसकी बात की है वैसा नहीं है, परंतु एक नहीं हजारों मारे गए हैं। परंतु हजारों जो मारे जा रहे थे तो 1916 में शायद प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान की चर्चा लाल किले से की थी, 1916 में। उसके पहले हम आप में से कितने बलूचिस्तान की किसे मिला या अपने पेट्रोल पर कुछ नहीं। अब तो बलूचिस्तान के संघर्ष को दुनिया जानने लगी, हजारों शहीद, तो हमारी जो है सरकार नहीं, समाज को हम कर सकते हैं उस संघर्ष को, उस मुक्ति को, उस संघर्ष को कर सकते हैं इस व्यापकता के साथ ही वैश्विक मानवता के दुनिया में जो आज लोकतंत्र की सदी में जो कलंक है, उस सोच और उपनिवेशवाद को हम समाप्त कर सकते, यह आवश्यकता है। इसलिए इसकी बलोच ने कभी रिक्वेस्ट किया था इंडिया गवर्नमेंट से अपने को एनेक्स करने के लिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, शुरुआत में 45-46 में सीमांत गांधी जब थे। हाँ, बलोच पश्तून ने किया था। वो आपको ध्यान नहीं होगा, पश्तूनिस्तान जो बच्चा खासीमान गांधी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारी भूल थी, गलती थी, और उस गलती को सुधार। दूसरा एक रिसेंट अभी डेवलपमेंट ये हुआ है वहां पर बलोच में कि चाइना जो काराकोरम से सिल्क रोड ला रहा है, बलूचिस्तान ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से नहीं ले जाओ। तो उन्होंने रेड आर्मी के 3 लाख सैनिक लगा दिए कि हमें सड़क पूरी करनी। आपको ये जाननी चाहिए, आप ये भी हिस्सा उठा रहे हैं, दूसरा उसके पक्ष है। 2006-7 में ये प्रोजेक्ट सीक्रेट का शुरू, हाँ सीक्रेट, और आज जो है अभी तक वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ। वो बलोच के संघर्ष तो वो कितनी रेड आर्मी लगाए हैं, क्या 3 लाख आदमी लगा दिए, कितनी लगाई है प्रश्न नहीं है, प्रश्न है बलोच का संघर्ष जो कितना हार्दिक धन्यवाद। हम सभी ने सुना कि जो विचार है उसका विमर्श करते रहने से हमारी जो मानसिक स्थिति बनती है उस विचार को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। चरैवती का जो नारा है, वो नारा हमें ये बताता है कि पहले तो हम अपने मानसिक विचार में किसी विषय को लेकर आए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम सभी से उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर आप सभी के संघ का समाधान आपको मिल गया होगा, और ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप सभी को पता लग गया होगा। तो आग्रह ये है कि इस विचार को हम धीरे धीरे यहाँ से बढ़ाएं और जनमानस को उसके जहन में ये बात बहुत गहराई से बैठा दें कि क्यों जरूरी है नो मोर पाकिस्तान। वो जितना कमजोर होगा
इतने भारत के फायदे में होगा। अंत में अध्यक्ष भाषण के लिए आप सभी को पता है कि आगरा चैप्टर का बड़ा सौभाग्य है। शहर की प्रमुख हस्तियों में से एक डॉक्टर एमपीएस ग्रुप के चेयरमैन मेरे बड़े भाई स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, जिन्होंने प्रथम दिन से, जब से वो चैप्टर से जुड़े हैं, हमेशा चैप्टर को अपना सहयोग दिया है। वो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया डाइस पर आए और आज अपने अध्यक्ष भाषा से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमस्कार। अभी देर से कार्यक्रम चल रहा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। और अब भोजन का भी समय हो रहा है और मुझे आखिर में अध्यक्षीय वक्तव्य देने का उन्होंने जिम्मा दिया है। सबसे पहले तो मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतने ओजस्वी व्यक्तित्व, जो कहते हैं कि जो टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली जो बेस्ट इस पर चर्चा हो सकती है, वो आज हुई। हमारे बीच मिलिट्री का भी वो था, एजुकेशनल और पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, हमारे पास RSS लीडरशिप भी थी, हमारे पास जैसे कहते हैं कि गोलक जी का और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी जो वक्तव्य हमें मिला, गौरीशंकर जी, जिन्होंने भी हमें एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस विषय को रखा। तो मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उससे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, जिन्होंने की इस चर्चा में भाग लेकर इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाया। मैं नोबल पाकिस्तान पे कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी मैं कोई और बात अगर छेड़ूंगा तो मंच पे इतने ओजस्वी और इतने जज्बातमंद वक्ताओं ने अपने वो दिए। लेकिन मैं फैंस आगरा चैप्टर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि हम लोग निरंतर कई वर्षों से फैंस फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच आगरा चैप्टर कार्य कर रहा है। और गुरुदेव डॉक्टर रजनीश त्यागी जी, टिम्मा जी, ब्रिगेडियर साहब, खान साहब, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे आगे जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं, अनिल सलीम जी बैठे हैं, सभी लोगों ने, हम लोगों ने, कई लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था और काफी अच्छे उससे हमने इसको लिया। लेकिन कोविड का वो समय आया, कोविड के बाद भी हमने प्रयास किए और कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अब विषय, अब समय आ गया है, क्योंकि आगरा में मैं देख रहा हूँ कि फैंस को लेकर काफी अवेयरनेस है और फैंस को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। और हमारे इस फोरम में भी आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों से, चाहे वो कानून का क्षेत्र हो, लीगल हो, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यम का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के रिप्रेजेंटेशन हमारे इसमें मौजूद है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे आगरा चैप्टर की और एक पुनर्गठन हम इस संस्था का करें, पुनर्गठन दोनों तरह से करें, वित्तीय रूप में भी, फाइनेंशियली भी उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और हम थोड़ा सा अगर अपनी समीक्षा भी करें कि मैं भी जब से फैस बनाया, मुझे भी मौका दिया जाए कि मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्य करूं और कोई अगर और इस जिम्मेदारी को लेना चाहे तो वो लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हमारा सहयोग और हमारा समर्पण हमेशा संस्था के लिए रहेगा, क्योंकि संस्था शुरू की थी माननीय इंद्रेश कुमार जी ने, जिन्होंने बहुत समय दिया फैंस आगरा को, उन्होंने बहुत बार उन्होंने दिया। वो एक और संस्था जहाँ मैं उनके साथ कई मीटिंग्स में गया और उनका जो आगरा का और जो भारत का जो मुस्लिम समाज है, उसके बीच में उनकी क्या लोकप्रियता है, ये मैंने पहली बार देखा। और हमारे फैंस में भी और मुस्लिम जागरण में भी कई हमारे मुस्लिम समाज से भी कई इंटेलेक्चुअल्स और कई बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, सशक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। तो इंद्रेश जी का जो योगदान है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए, फैंस के लिए, मुस्लिम मंच के लिए और जितने भी संस्थाएं वो चलाते हैं, वो शायद बहुत कम लोगों ने दिया होगा।
तो मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और डॉक्टर दिवाकर तिवारी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से 15-20 दिन में 21 दिन में ये मीटिंग और बुलाए, जिससे कि हम एक बार और समीक्षा कर सकें, हम इसको और विस्तार दे सकें, नए लोगों को इसमें नई जिम्मेदारियां दे सकें और इसको रिकॉग्नाइज कर सकें बैंक सागर सेक्टर को, और फाइनेंशियली भी हम कुछ अपना एक लाइफ मेंबरशिप या मंथली मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप को ऐसे सिस्टम बनाए जिससे हमारी संस्था जो है फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्टेबल हो और सदृढ़ हो। आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत सुंदर बात की हमारे के लिए। नए खून की हर संगठन को आवश्यकता होती है और मैं हमारे अध्यक्ष जी के साथ मैं स्वयं भी घोषणा करता हूँ कि जो मैं महामंत्री पद में 2017 से आज 25 होने जा रहा है, 8 वर्ष हो गए मुझे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस महामंत्री पद से अपना एक इस्तीफा दूं और साथ में नई कार्यकारिणी के गठन तक में भाई साहब बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ्रेंड्स चैप्टर में आज की बैठक तुम्हारे लिए नहीं हो रही है, तुम्हारे ऑफिस के लिए नहीं है, ये तो उस पर नो कौन पाकिस्तान नहीं उनकी बात को बोल दे रहा हूँ, इनके यहाँ राजवादी करो, मीटिंग करो, माता करो, नया खून आना चाहिए, माता करो, यहाँ तो ही होगा। नया खून आना चाहिए। तो जब मीटिंग होगी तब तय अपनी मीटिंग हो तब तक डॉक्टर तुलसी शर्मा जी को निवेदन करूंगा कि एक बार वो फोटो थैंक्स कर दे। वैसे तो हमारे अध्यक्ष दे चुके हैं, लेकिन भैया सभी मंचासी वृद्धजनों को और मंच के सामने आगरा के विभिन्न क्षेत्र के विजिलेंस आप सबका फ्रेंड्स आगरा कलेक्टर की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे वक्ताओं को, अतिथियों को पूरे ध्यान से सुना और वादा करता हूँ कि फ्रेंड्स आगरा चैप्टर से इस प्रकार के कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद। अंत में स्वागत के क्रम में एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हुई है। मैं भगवद गीता की 2 पुस्तकें लाया था अपने अतिथियों के लिए और मैं चाहूंगा कि एक बार मैं उनको भेंट कर दूं। उसके बाद राष्ट्रगान के साथ हम ये समापन करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे अतिथि जी पहले की हो गई ना। राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े होंगे। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय